नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनालिटिक्स। तो आज हम करने वाले हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ बीपीएससी एई एडवर्टीजमेंट नंबर 4 2017 का जो पेपर हुआ था, पेपर 5 में सिविल इंजीनियरिंग का है ये। और इसका हम पार्ट 1 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 तक का करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस सब्जेक्ट का जो एनालिसिस है, पेपर एनालिसिस है। पहले तो ये जो एग्ज़ाम होता है, ये जो पेपर होता है 1 घंटे का होता है। ठीक है, और टोटल जो मार्क्स होता है इसका 100 होता है, और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 50 होता है, और ये पेपर 5 का है। तो इसमें जो कौन कौन से सब्जेक्ट जो है, सॉइल मैकेनिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, सॉइल मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड आरसीसी है, उसके बाद स्टील है। सॉइल मैकेनिक्स जो क्वेश्चन आया था, 6 क्वेश्चन आया था इस पेपर में। सोम से आया था 14 क्वेश्चन आया था, और स्ट्रक्चर से 11 है, और आरसीसी से 17 क्वेश्चन है, और स्टील से जो है 2 क्वेश्चन ही आया था। ठीक है, तो इसका सब पैटर्न बीपीएससी कभी पैटर्न चेंज करती रहती है। या अपना ये इसका में ऐसा नहीं कि मतलब किसी में इक्वल आता है, किसी से भी कभी ज़्यादा पूछ, सवाल में कभी जिससे 15-16 क्वेश्चन पूछ दे रहा। तो इसका प्रिडिक्टेबल है नहीं कुछ ऐसा। स्टार्ट करने से पहले हम सीटीक्यू क्वेश्चन पहला सीटीक्यू को क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसमें ये क्वेश्चन है लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके दिया हुआ है, जिसमें लिस्ट 1 में जो बियरिंग कैपेसिटी टर्म है, और लिस्ट 2 में इसका बियरिंग टर्म का डेफिनेशन दिया हुआ है, दोनों को मैच करना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसका जो आंसर करेक्ट आंसर होगा ये वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा आपको, विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस पेपर का जो था, लॉस ऑफ स्ट्रेस इन द प्री स्ट्रेसिंग ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक है, इलास्टिक शॉर्टनिंग के बारे में ये लॉस पूछ रहा है। ऑफ कंक्रीट इन रेक्टेंगुलर कंक्रीट बीम 120 into 200 mm, the stress with a force of 100 kilonewton at an eccentricity 20 mm. The cross-sectional area of pre-stressing steel 187.5 mm square. Modulus of elasticity of steel and concrete दिया हुआ 2.1 into 10 to the power 5 megapascal एंड 30,000 मेगापास्कल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये पूछ रहा है लॉस ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, लॉस ऑफ स्ट्रेस पूछ रहा है ड्यू टू लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग। ठीक है, इलास्टिक शॉर्टनिंग पूछ रहा। तो देखते हैं इसका। तो लॉस ऑफ स्ट्रेस इन स्टील ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग क्या होता है, MFC हो जाता है। ठीक है, MFC हो जाता है। तो MFC जो होता है, M जो होता है मॉडुलर रेशियो होता है, जो कि ES/EC होता है। ठीक है, मीन्स की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील और डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इनटू का FC मीन्स की जो स्ट्रेस है वो फाइबर का, एक फिर स्ट्रेस का कंक्रीट का स्ट्रेस, फाइबर में जो स्ट्रेस आएगा बॉटम या टॉप जो भी होगा वहाँ का स्ट्रेस। तो जहाँ पे स्ट्रेसिंग करते हैं, इसेंट्रिसिटी दे दिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे दिया, 20 mm दे दिया है। स्ट्रेसिंग जहाँ पे किया हुआ उसका इसेंट्रिसिटी वैल्यू दे दिया है। तो और ये जो क्रॉस सेक्शन है 120/200 mm स्क्वायर का ये है, इतना का क्रॉस सेक्शन है। तो एरिया इसका निकाल लेंगे, जो आ जाएगा इतना मल्टीप्लाई करके A/B करके, तो जाएगा 24,000 mm स्क्वायर आ जाएगा। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, जो आई है निकाल लेंगे तो MI, तो ये हो जाएगा 80 × 10⁻6 mm4 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग पहले क्या करेंगे, जहाँ पे स्ट्रेसिंग उसका इनिशियल स्ट्रेस निकाल लेंगे स्टील वायर में, क्या कितना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जो स्ट्रेस का ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, प्री स्ट्रेस विथ फोर्स ऑफ 150 किलो न्यूटन, 150 किलो न्यूटन के साथ प्री स्ट्रेस फोर्स दे दिया। और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है प्री स्ट्रेसिंग वायर का वो दे रखा है 180.5 mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जो स्ट्रेस आ जाएगा एरिया, ये फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया करके यहाँ पे जो आ जाएगा डिस्ट्रेसिंग फोर्स डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा उसका, ये हो जाएगा 800 न्यूटन पर mm स्क्वायर। डायरेक्ट का ये जो वैल्यू हो जाएगा डायरेक्ट स्ट्रेस के कारण हो जाएगा, और ये हो जाएगा P इंटू ये हो जाएगा प्री स्ट्रेसिंग जो इसेंट्रिसिटी जगह पे लगा हुआ जो वायर जो प्री स्ट्रेस किया हुआ इसके कारण हो जाएगा कॉम्प्रेसिव भी। तो ये हो जाएगा, दोनों का वैल्यू यहाँ से जो वैल्यू है पुट करके यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा इतना कैलकुलेट करके, जो स्ट्रेस का वैल्यू आएगा यहाँ पे FC जो आएगा, ये FC जो आ जाएगा 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा। और लॉस ऑफ स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है, लॉस ऑफ स्ट्रेस जो हो जाएगा ये आ जाएगा ES/EC करके। ठीक है, ES बाई जो इलास्टिसिटी ऑफ जो स्टील है वो, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट का डिवाइड करके इंटू FC करके यहाँ से निकाल लेंगे 49 न्यूटन पर mm स्क्वायर। पूछ क्या रहा है आपको क्वेश्चन में, देखिए पूछ क्या रहा,
इतना लॉस ऑफ स्ट्रेस इन लॉस ऑफ स्ट्रेस पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, परसेंटेज में पूछ रहा है, तो परसेंटेज लॉस कितना हो जाएगा, जो अभी लॉस ऑफ स्ट्रेस हुआ है डिवाइडेड बाय इनिशियल स्ट्रेस कितना था इसका 800 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6.125% हो जाएगा। तो इसका जो नियरेस्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है 6%। द श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट इज ड्यू टू चेंज इन, ठीक है, पूछ रहा है श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट पूछ रहा है इज ड्यू टू चेंज इन किसके कारण हो जाएगा, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो जो श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट होता है ये होता है ड्यू टू वॉल्यूम चेंज के कारण होता है, ठीक है। श्रिंकेज क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक चेंज ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर ड्यू टू द लॉस ऑफ मॉइस्चर बाय इवोपरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन और ड्यू टू केमिकल चेंजेस इज नोन एज द श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। इसके कारण अगर मॉइस्चर का लॉस होता है उसके कारण जो वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस आता है या केमिकल चेंजेस के कारण जो वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस आता है वो जो होगा उसके कारण जो स्ट्रेन होगा उसमें वो हो जाएगा श्रिंकेज हो जाएगा। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट। इट इज ए टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना, ये क्या है टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना विच रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट विदाउट द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। दिस श्रिंकेज काउजेज एन इंक्रीज इन टेंसाइल स्ट्रेस विच में लीड टू क्रैकिंग, इंटरनल वार्पिंग एंड एक्सटर्नल डिफ्लेक्शन बिफोर द कॉन्क्रीट इज सब्जेक्टेड टू एनी काइंड ऑफ लोडिंग, ठीक है। और इसका कारण क्या कि ये किसके किसके कारण होता है, इन्फ्लुएंस्ड बाई टाइप ऑफ सीमेंट, टाइप ऑफ एग्रीगेट्स पे डिपेंड करेगा, वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंड करेगा, मेथड ऑफ क्यूरिंग पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये इसका फैक्टर है जिसके कारण ये श्रिंकेज वगैरह होता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए कॉन्क्रीट गिव्स मोर स्ट्रेंथ देन द डिजाइन वैल्यू, इफ ए कॉन्क्रीट गिव्स मोर स्ट्रेंथ देन द डिजाइन वैल्यू, ठीक है। तो क्या कारण हो सकता है, किसी कारण कंक्रीट जो है ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, सीमेंट कंटेंट इज रिड्यूस, वाटर परसेंटेज इज इंक्रीज, प्रोपोर्शन ऑफ सैंड इज चेंज और वाटर सीमेंट रेशियो इज चेंज, ठीक है, ये है। तो इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो होता है ये इसका ये टर्म होता है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये वैल्यू होता है सॉरी प्रोपोर्शनल टू जो है सी डिवाइड बाई डब्ल्यू प्लस सी प्लस ए टू दी पावर होल स्क्वायर होता है, जहाँ वेयर सी इज द सीमेंट कंटेंट, डब्ल्यू इज़ द वाटर कंटेंट, ए इज़ द एयर कंटेंट, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जो सीमेंट वाटर वाइज सीमेंट रेशियो है यहाँ पे कर देंगे अगर हम ये इस सी को ला करके यहाँ का अगर कर दें डिवाइड में, ठीक है, सबके डिवीजन में ला देते हैं, तो क्या है कि वाटर सीमेंट रेशियो जितना हम बढ़ाएंगे क्या होगा, स्ट्रेंथ उसका रिड्यूस करेगा, ठीक है, स्ट्रेंथ उतना ही इसका रिड्यूस करेगा। उसी तरह से यहाँ पे एयर का कंटेंट जितना ज़्यादा रहेगा स्ट्रेंथ वहाँ रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि इफ़ ए कॉन्क्रीट गिव्स मोर स्ट्रेंथ देन द डिज़ाइन वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, वाटर सीमेंट रेशियो पे मेनली डिजाइन करे, कोई इंडिविजुअल वैल्यू पे डायरेक्टली वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जो होगा इसका टर्म होगा कॉम्बिनेशन होगा वाटर सीमेंट रेशियो का, उसी पे ये डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ से ग्राफ देखते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस वर्सेस का, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस वर्सेस वाटर सीमेंट रेशियो का ग्राफ है। क्या है कि वाटर सीमेंट रेशियो जैसे जैसे ये इंक्रीज करते रह जा रहा है डब्ल्यू बाई सी का रेशियो, और इधर क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का है ग्राफ है। क्या है, पहले तो स्ट्रेंथ आपको मिल रहा था, उसके बाद धीरे धीरे वाटर सीमेंट रेशियो जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं स्ट्रेंथ उससे वो डिक्रीज करते जा रहा है। क्या है कि इस वाटर कंटेंट पे ये वाटर कंटेंट पे सपोज कि कुछ भी वाटर कंटेंट होगा यहाँ पे डब्ल्यू बाई सी का रेशियो कुछ होगा, तो यहाँ पे क्या है अगर हम वाइब्रेशन के थ्रू अगर कॉम्पैक्टिंग करते हैं कंक्रीट का तो स्ट्रेंथ हमारा यहाँ पे फुल दे रहा, अदरवाइज अगर हम वाइब्रेशन नहीं करते हैं तो ये सडनली क्या हो जा रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है स्ट्रेंथ। उसी तरह से इस वाटर सीमेंट रेशियो पे क्या है कि हम हैंड कॉम्पैक्शन के थ्रू कर सकते हैं तो हमारा ये यहाँ पे स्ट्रेंथ देगा, अदरवाइज ये सडनली डिक्रीज कर जाएगा। उस फिर आगे क्या है कि सेल्फ कॉम्पैक्टेड हो सकता है, यहाँ से फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट वाटर सीमेंट रेशियो देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्केबिलिटी बढ़ेगा इसका थोड़ा सा, और ये सेल्फ कॉम्पैक्टेड भी हो सकता है, लेकिन बट उसका क्या है स्ट्रेंथ क्या आएगा धीरे धीरे वो और अगर और उससे ज़्यादा वाटर कंटेंट बढ़ाते जाएंगे कुछ ही लिमिट तक वो भी करेगा, उसके बाद अगर बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज करने लगेगा, ठीक है। इस ग्राफ से हम लोग इंटरपोलेट करके वैल्यू निकालने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए क्या किया जाता है इसे सीमेंट बाई वाटर रेशियो के फॉर्म में से चेंज करके ये ग्राफ एक इंटरपोलेशन के लिए बनाया गया फॉर इजी कैलकुलेशन के लिए, कि जैसे जैसे सीमेंट बाई वाटर रेशियो मीन्स कि यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे जो वाटर सीमेंट रेशियो है यहाँ पे क्या है सीमेंट बाई वाटर रेशियो है, जैसे जैसे बढ़ाएंगे स्ट्रेंथ क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा स्ट्रेंथ, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं ये चीज़। तो ग्राफ शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेंथ एंड वाटर सीमेंट रेशियो इज अप्रॉक्सीमेटली हाइपरबोलिक इन शेप होता है, जो वाटर सीमेंट रेशियो और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के बीच का जो ग्राफ होता है ये होता है हाइपरबोलिक,
ठीक है, हाइपरबोलिक होता है इन शेप, हाइपरबोलिक फॉर्म में ये आता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वाटर सीमेंट रेशियो इज चेंज। अगर वाटर सीमेंट रेशियो को हम चेंज करेंगे तो स्ट्रेंथ हमारा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो पूछ रहा है कंक्रीट गिव्स मोर स्ट्रेंथ, तो ज़्यादा सीमेंट इस मीन वाटर सीमेंट रेशियो एक लिमिट तक होगा या थोड़ा उससे कम, किसी लिमिट के से कम हो सकता है। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका सही आंसर, किसी इंडिविजुअल वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द लीचिंग एक्शन इन कंक्रीट इज द एग्जांपल ऑफ। लीचिंग एक्शन इन कंक्रीट पूछ रहा है, क्रिस्टलाइजेशन, केमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, क्रीपिंग। ठीक है, तो देखते हैं चारों का ये क्या है चारों। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, सरफेस स्केलिंग ऑफ कंक्रीट इज ऑब्जर्व ड्यू टू साल्ट क्रिस्टलाइजेशन, द साल्ट present on the concrete as efflorescence or subflorescence are usually high soluble in water. Most common efflorescent material is anhydrous sodium sulfate, means Na2SO4, uh, thinner dyed and hydrous sodium सल्फेट Na2SO4 डॉट इंटू 10H2O मीरा वी लाइट। ये होता, इसके कारण जो होता है मेनली क्रिस्टलाइजेशन होता है, जो ऊपर में सरफेस में स्केलिंग वाइट वाइट ये सब वगैरह हो जाता है, वो वो पैटर्न होता है। दूसरा होता है डिग्रेडेशन, कंक्रीट डिग्रेडेशन में है वेरियस काउजेज, कंक्रीट कैन बी डैमेज्ड बाय फायर एग्रीगेट एक्सपांसन, सी वाटर इफेक्ट, बैक्टीरियल कोरोजन, कैल्शियम लीचिंग, फिजिकल डैमेज एंड केमिकल चेंजेस फ्रॉम कार्बोनेशन, क्लोराइड, सल्फेट एंड डिस्टिल वाटर। ये सबके ड्यू टू जो होगा वो हो जाएगा डिग्रेडेशन होता है कंक्रीट का, ना कि डिकम्पोजिशन होता है। केमिकल रिएक्शन क्या है कि यहाँ पे व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट द केमिकल रिएक्शन कॉल्ड हाइड्रेशन टेक्स प्लेस एंड कंट्रीब्यूट्स टू द फाइनल कंक्रीट प्रोडक्ट। ठीक है, केमिकल रिएक्शन से हाइड्रेशन होता है और कंक्रीट का जो होता है सेटिंग होता है, फाइनल कंक्रीट प्रोडक्ट बनता है। क्रीप इन कंक्रीट क्या है, डिफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर अंडर सस्टेन्ड लोड, ये भी क्या है टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना होता है। लीचिंग इन कंक्रीट क्या है, व्हेन ए सीमेंट बेस्ड मटेरियल एक्सपीरियंसेस ह्यूमिडिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड वाटर में पेनिट्रेट इनटू द मटेरियल causing leaching of calcium hydroxide। ठीक है, causing leaching of calcium hydroxide, leaching of calcium ions increases the porosity of calcium based material, consequently resulting in a negative effect on the durability since it provides an entry for aggressive harmful ions। ठीक है, causing reinforcing steel corrosion। तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लीचिंग होने के कारण होता है, और लीचिंग ऑफ कैल्शियम हाइड्रो आयंस अगर ये होगा तो ये इंक्रीज कर देगा पोरोसिटी ऑफ सीमेंट बेस्ड मटेरियल का, एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्टिंग इन ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, फॉर और जो होगा कॉजिंग, इसके कारण रेनफोर्समेंट वगैरह कोरोजन होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है केमिकल रिएक्शन के कारण तो लीचिंग होगा नहीं, केमिकल रिएक्शन में हाइड्रेशन होता है, क्रिस्टलाइजेशन में फ्लोरेंस वगैरह होता है, क्रीपिंग टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना है और इससे फाइनल प्रोडक्ट बनता है कंक्रीट का। डिकम्पोजिशन कोई टर्म यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे जो भी होगा डिग्रेडेशन अगर आता तो ये मे भी सही आंसर हो सकता था, यहाँ पे डिकम्पोजिशन है जो कि इनकरेक्ट है। तो इसका जो बीपीएससी आंसर ये डिलीट कर चुका है, बीपीएससी सॉरी, ये क्वेश्चन जो है ये डिलीट कर चुका है क्वेश्चन बीपीएससी, इसलिए तो ये टर्म है क्रिस्टलाइजेशन, डिग्रेडेशन, केमिकल रिएक्शन, क्रीप इन कंक्रीट एंड लीचिंग इन कंक्रीट का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मैक्सिमम इन, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट किसमें मैक्सिमम होता है, कंप्रेशन, शियर, ट्विस्टिंग एंड फटिंग। तो फटिंग, तो ये क्या हो जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ मैक्सिमम होता है, कंप्रेशन में मैक्सिमम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ मिक्स इफ डिजायर स्ट्रेंथ इज नॉट अचीव द एडजस्टमेंट फॉर इच 1 सेंटीमीटर ऑफ स्लम्प डिफरेंस, 1 सेंटीमीटर स्लम्प डिफरेंस इज मेड बाय एडजस्टिंग द वाटर कंटेंट वाई। ठीक है, तो ये क्या होता है, एडजस्टमेंट इन डिजायर्ड इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट इफ डिजायर्ड स्लम्प इज नॉट ऑब्टेन। तो उसमें क्या करते हैं, सीमेंटेटियस मटेरियल जो होता है उससे 1% से हम लोग चेंजिंग करते हैं, वाटर को भी 1% करके हम लोग चेंज करते हैं, एग्रीगेट 2% एंड सीमेंट वाटर सीमेंट रेशियो हम लोग 0.01% से हम लोग चेंज करते हैं, वाटर कितना 1% है। इफ डिजायर स्ट्रेंथ इज नॉट अचीव द एडजस्टमेंट फॉर इच 1 सेंटीमीटर ऑफ स्लम्प डिफरेंस, जो स्लम्प का डिफरेंस हमें करना होगा वो करेंगे वाटर कंटेंट को हम लोग एडजस्ट करेंगे बाई 1% से। ठीक है, हर 1 सेंटीमीटर स्लम्प का अगर हमें स्लम्प कम करना है तो 1% वाटर घटाएंगे, 1 सेंटीमीटर का कम करना तो अगर ज़्यादा करना है तो हम लोग 1 सेंटीमीटर फिर बढ़ाएंगे, इस तरह से चलते रहेगा वो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्ले लेयर 5 मीटर थिक है। ठीक है, 5 मीटर थिक इन फील्ड टेक्स 300 days टू अटेन 50% कंसोलिडेशन विथ कंडीशन ऑफ डबल ड्रेनेज। इफ द सेम क्ले इज अंडरलेन बाई
हार्ड रॉक देन द टाइम टेकन टू अटेंड 50% कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन दिया हुआ है यू इक्वल्स टू दिया हुआ 50% दे रखा है, ठीक है। और इस कंडीशन में पहले कंडीशन में लिख रहा डबल ड्रेनेज दिया हुआ, डबल ड्रेनेज दिया हुआ मीन्स कि जो डी का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा H/4 हो जाएगा, ठीक है। इफ द सेम क्ले अंडरलेन बाय हार्ड रॉक देन द टाइम टेकन टू अटेंड 50% कंसोलिडेशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन में ये बोल रहा है कि इफ़ द सेम क्ले इज अंडरलेन बाय हार्ड रॉक मीन्स कि एक तरफ जो है सिंगल ड्रेनेज इससे बना दिया जा रहा है, हार्ड रॉक से इसके अंडरलेन है। तो दूसरे कंडीशन में क्या मीन्स कि D1 जो इतना है तो D2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगल ड्रेनेज में H/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों तरफ इम्परमेबल है तो हो जाएगा H डायरेक्टली D इक्वल्स टू H हो जाएगा, ठीक है। 5 मीटर H का वैल्यू दिया 5 मीटर दिया हुआ, तो ये क्या होता है टाइम फैक्टर TV जो होता है यहाँ से होता है CV इंटू टी टाइम होता है और ये होता है D² होता है। तो यहाँ से ये क्या है ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, दोनों में क्या है 50% कंसोलिडेशन है दोनों केस में, CV भी दोनों कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन भी दोनों में सेम हो जाएगा। तो T जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा D² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे 300, ठीक है, डिवाइडेड बाई T2 कर देंगे और इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा H/4 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई H/2 का स्क्वायर। यहाँ से जो T2 का वैल्यू निकल करके आएगा वो आ जाएगा 1200 डेज आ जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है द टाइप ऑफ फाउंडेशन सुटेबल फॉर अंडर वाटर स्ट्रक्चर। अंडर वाटर स्ट्रक्चर के लिए पूछ रहा कास्ट इन सीटू कंक्रीट पाइल, कंटिन्यूअस फुटिंग, स्टेप्ड फाउंडेशन। देखते हैं इसका आगे क्या है। A stepped foundation, the main purpose of using a stepped footing is to keep the metal column away from direct contact with soil to save them from corrosive effect. This type of footing is used to carry the load of metal column and transmit this load to below the ground, ठीक है। स्टेप फुटिंग में क्या करते हैं कि स्टेप टाइप का फुटिंग बना करके इस पर, ठीक है, कोई मेटल कॉलम वगैरह होता है उसे हम जनरली इसी के साथ में यूज करते हैं। तो ये डायरेक्टली हम जो मेटल कॉलम होता है जैसे स्टील चैनल वगैरह स्टील सेक्शन हो गया डायरेक्टली हम लोग ग्राउंड में हम लोग इसको ग्राउंड में डायरेक्ट हम लोग इसको पेनिट्रेट नहीं करते हैं ताकि ये कोरोजन से बचा रहे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं स्ट्रिप फुटिंग करते हैं। पायर फाउंडेशन जो हो गया ये मोस्ट कॉमन यूज होता है वाटर स्ट्रक्चर के लिए पायर फाउंडेशन होता है। पायर इज ए वर्टिकल कॉलम ऑफ रिलेटिवली larger cross section than a pile. A pier is installed in dry area by excavating a cylindrical hole of large diameter to the desired depth and then backfilling it with the concrete. या तो पायर हम डायरेक्टली दे सकते हैं ग्राउंड लेवल पे या फिर हम वाटर स्ट्रक्चर में क्या करेंगे पाइलिंग करके हम उसको पाइल के बनाने के बाद हम उसको दे सकते हैं। कंटिन्यूअस फुटिंग यूजिंग which is also called a strip footing or wall footing is used to support wall along their length. Sufficient overhangs are provided to ensure adequate footing bearing area. Continuous footing usually placed concentrically beneath the wall. तो ये हो गया वॉल सपोर्टिंग वगैरह के लिए हो गया। कास्ट इन सीटू कंक्रीट पाइल क्या हो गया कि ये हो गया बोर्ड कास्ट इन सीटू पाइल इज आइडियल एज एन इन बियरिंग पाइल हो गया, ये पाइलिंग के लिए होता है। एक्सक्लूसिवली व्हेन इट नीड टू सॉक्ड इनटू रॉक वगैरह में रॉक्स में होता है। व्हेन ए हाई कैपेसिटी पाइल इज रिक्वायर्ड देन दिस टाइप ऑफ पाइल इज एन आइडियल चॉइस होता है, ठीक है। तो पायर फाउंडेशन क्या है इसका पाइल कैप हो जाता है और ये जो हो गया इसका पाइलिंग हो गया, ये हो गया इसका पाइल हो गया। पाइल पे पाइल कैप बना करने के बाद हम लोग पायर दे करके ये वाटर स्ट्रक्चर वगैरह में ज़्यादा यूज होता है। यहाँ पे फिर से पायर कैप बना के उसके बाद हम सुपर स्ट्रक्चर इसके ऊपर हम लोग देते हैं, ठीक है। ये हो गया स्टेप फुटिंग हो गया इस टाइप से और ये हो गया स्ट्रिप फुटिंग कंटिन्यूअस फुटिंग। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा आंसर पायर फाउंडेशन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका जो हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, पायर फाउंडेशन। 9th क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू अपलिफ्ट ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आर एंकर्ड डाउन बाय। ये क्वेश्चन बीपीएससी जो है डिलीट कर चुका है, ये इसलिए डिलीट किया क्योंकि इसमें जो एक ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहा है कोई भी ऑप्शन। द स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू अपलिफ्ट ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आर एंकर डाउन बाय वेटर पाइल, टेंशन पाइल, एंकर पाइल, कॉम्पैक्शन पाइल। तो देखते हैं इसका डिटेल में क्या है। जो वेटर पाइल होता है वेटर पाइल आर कॉमनली यूज टू सपोर्ट ऑफशोर स्ट्रक्चर, टावर, ब्रिजेज,
सिंस दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आर सब्जेक्टेड टू ओवरटर्निंग मोमेंट ड्यू टू विंड, वेव्स एंड शिप इम्पैक्ट, in order to transfer the overturning moment due to compression and tension forces, a combination of vertical and water pile are यूज करते हैं। तो water pile क्या होता है, अगर कोई स्ट्रक्चर इस टाइप से पाइल क्या बनाना तो इस टाइप से वो इंक्लाइन करके हम लोग देते हैं, ठीक है, वाटर पाइल में। टेंशन पाइल और अपलिफ्ट पाइल, दिस पाइल्स आर यूज टू रेजिस्ट अपलिफ्ट फोर्सेस, अ पाइल मे बी अंडर टेंशन इफ इट रेजिस्ट ओवरटर्निंग ऑफ वाल स्ट्रक्चरली कनेक्टेड टू द पाइल कैप एंड ड्यू टू टेंशन डेवलप। तो यहाँ पे क्या है, कहीं कहीं आपको टेंशन पाइल में ये चीज़ मिल जाएगा कि स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू अपलिफ्ट ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आर एंकर डाउन बाय, ठीक है। बट इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीट पाइल होता है, ठीक है। ये जो कंडीशन जनरेट होता है स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू अपलिफ्ट, ये इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाता है सीट पाइल में होता है। इसलिए यहाँ पे बीपीएससी जो है आंसर इसका क्वेश्चन है जिसका डिलीट कर चुका। तो एंकर पाइल जो है, दिस पाइल आर यूज फॉर प्रोवाइडिंग एंकरेज अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल पुल फ्रॉम सीट पाइल्स और रिटेनिंग वॉल। कॉम्पैक्शन पाइल हो गया, पाइल ड्रिवन इन ग्रेनुलर सॉइल इन ऑर्डर टू इम्प्रूव डेंसिटी एंड बियरिंग कैपेसिटी आर नोन एज कॉम्पैक्शन पाइल। सीट पाइल जो हो गया, दीज आर यूज टू रिटेन बैकफिल ऑफ सॉइल and support soil in open excavation, are also provided below hydraulic structure to minimize uplift force or to prevent piping failure, ठीक है। तो इसका जो मोस्ट प्रिफरेंस आंसर हो जाएगा वो होता है सीट पाइल होता है, ठीक है। सीट पाइल कहीं कहीं आपको टेंशन पाइल में लिखा मिलेगा, बट बीपीएससी जो है इसका सीट पाइल शायद मान करके वो इसको क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो ये होता है एंकर पाइल होता है, अपलिफ्ट पाइल इस तरह से है, और बैटर पाइल का बता ही दिया हूँ कि ये जो बैटर पाइल होता है, बैटर पाइल ये इंक्लाइंड वे में बनता है, पाइलिंग जिसका होता है इंक्लाइंड होता है पाइल इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इन्वर्टेड आर्च फुटिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर, ठीक है। इन्वर्टेड आर्च फुटिंग होता है मोस्ट सुटेबल होता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ब्रिज, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग, लाइट वेयर हाउस। जो मोस्ट सुटेबल होता है ये किसके लिए होता है, ब्रिज के लिए होता है, ठीक है। मोस्ट सुटेबल होता है किसके लिए, ब्रिज के लिए। इसका जो इमेज है ये इन्वर्टेड ये है जो इन्वर्टेड आर्च फुटिंग है, इन्वर्टेड आर्च फुटिंग है, ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है ब्रिज में होता है। इन्वर्टेड आर्च फुटिंग इज यूज्ड इन प्लेसेस वेयर द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज वेरी पुअर एंड द लोड ऑफ द स्ट्रक्चर इज कंसंट्रेटेड ओवर द वॉल एंड द डीप एक्सकेवेशन, ठीक है, डीप एक्सकेवेशन आर नॉट पॉसिबल। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टेड आर्च फुटिंग देकर हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 है द कॉन्टैक्ट प्रेशर फॉर कोहेशनलेस सॉइल एट द सेंटर इज, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रेशर फॉर द पूछ रहा है कोहेशनलेस सॉइल के लिए, बट यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि फ्लेक्सिबल है या फुटिंग, ठीक है। फ्लेक्सिबल और रिजिड, सॉरी, फ्लेक्सिबल फुटिंग है या रिजिड फुटिंग है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि देखिए ये जो लाइन है यहाँ पे, ये जो हो जाएगा ये दोनों है फ्लेक्सिबल के लिए है, और ये हो गया आपका रिजिड के लिए, ठीक है। ये हो गया क्ले सॉइल के लिए दोनों है, और ये दोनों जो हो गया ग्रेनुलर सॉइल पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो क्ले के केस में क्या है कि फ्लेक्सिबल फुटिंग है, फ्लेक्सिबल फुटिंग, और क्ले के केस में क्या प्रेशर जो होगा इसमें इन्फॉर्म होगा, कॉन्टैक्ट प्रेशर जो होगा पूरा यहाँ से यहाँ पूरा इन्फॉर्म होगा हर जगह, देखिए सेंटर से लेके 80%, बट सेटलमेंट जो इसमें क्या है नॉन इन्फॉर्म है। वहीं इसी केस में अगर क्ले पे देखें हम रिजिड फाउंडेशन को, तो रिजिड फुटिंग को, तो रिजिड फुटिंग क्या है, सेटलमेंट इसमें क्या है इन्फॉर्म है, सेटलमेंट इन्फॉर्म है, बट जो प्रेशर है इड्ज पे मैक्सिमम है और सेंटर पे क्या है यहाँ पे मिनिमम है, ठीक है। ये हो गया कोहेशन सॉइल में, क्ले सॉइल में। कोहेशनलेस में देखें तो अगर फ्लेक्सिबल फुटिंग में देखो प्रेशर क्या है, इसमें भी इन्फॉर्म प्रेशर है, जो कि क्या देता है डिश से पैटर्न देता है, प्रोड्यूसर से डिश से पैटर्न देता है दोनों सब में। और इसमें सेटलमेंट जो क्या है इड्ज पे क्या है मैक्सिमम है और सेंटर पे क्या है मिनिमम है, ठीक है। बट वहीं रिजिड में देखें फुटिंग में और कोहेशनलेस सॉइल पे तो क्या है कि प्रेशर जो होगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रेशर सेंटर पे क्या है यहाँ पे मैक्सिमम है, और ये दोनों इड्ज पे क्या है यहाँ पे मिनिमम है, ठीक है। सेटलमेंट क्या है इन्फॉर्म है। तो यहाँ पे अगर हम मान के चलें तो बीपीएससी जो आंसर दिया है यहाँ पे मैक्सिमम दिया है, कॉन्टैक्ट प्रेशर फॉर कोहेशनलेस सॉइल एट द सेंटर इज मैक्सिमम। तो ये जो है इसी की केस में पूछ रहा है कि किस में मैक्सिमम होगा। यहाँ पे क्या है प्रेशर तो इन्फॉर्म, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम तो कुछ ऐसा कुछ कह नहीं सकते, सेंटर पे मैक्सिमम है, इस पे भी मैक्सिमम प्रेशर, सारी जगह इन्फॉर्म है यहाँ पे, इस केस में जो प्रेशर है इन्फॉर्म है, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि रिजिड फाउंडेशन का ही क्वेश्चन दिया, तो रिजिड फाउंडिंग में क्या है कॉन्टैक्ट प्रेशर नॉन इन्फॉर्म होता है,
एंड सेटलमेंट क्या है, इन्फॉर्म होता है। फ्लेक्सिबल फुटिंग जैसे स्टील टैंक स्टोरेज वगैरह जो बनता है किसी चीज़ के लिए, ऑयल के लिए या रिजर्वायर टाइप का कुछ बनाया जाता है, तो उसे बोला जाता है फ्लेक्सिबल फुटिंग। बाकी रिजिड फुटिंग जो हो गया, ये आपका जैसे हो गया मैट फाउंडेशन वगैरह हो गया, सारा का सारा आपका रिजिड फुटिंग हो गया, ठीक है, ये सब वगैरह हो गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फ्लोटिंग फाउंडेशन इज ए टाइप ऑफ। तो फ्लोटिंग फाउंडेशन किस ये होता है, राफ्ट फाउंडेशन का टाइप होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो होता है देखिए इसका डेफिनेशन जो है, द फ्लोटिंग फाउंडेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फाउंडेशन व्हिच कंस्ट्रक्शन इज यूजफुल इन लोकेशन वेयर डीप डिपॉजिट्स ऑफ कंप्रेसिबल कोहेसिव सॉइल एग्जिस्ट एंड द यूज ऑफ पाइल्स इज इम्प्रैक्टिकल, ठीक है। जहाँ पे पाइल वगैरह का हम यूज नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। द कंसेप्ट ऑफ फ्लोटिंग फाउंडेशन रिक्वायर्स दैट द स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर बी असेंबल्ड एज ए, सब स्ट्रक्चर जो हो जाएगा बी असेंबल्ड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ राफ्ट एंड कैसन टू क्रिएट ए रिजिड बॉक्स टाइप का बनाया जाता है। इसे एक राफ्ट और कैसन को मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है। ये हो गया फ्लोटिंग फाउंडेशन। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, राफ्ट फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यूलर्स फार्मूला गिव्स 5% to 10% error in crippling load as compared to experimental result in practice because, ठीक है। ऑप्शन पूछ रहा है इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस इज नेग्लेक्टेड, और पिन जॉइंट्स आर नॉट यूनिफॉर्म, पिन जॉइंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन, एजम्पशन आर नॉट करेक्ट, मटेरियल डू नॉट बिहेव इन आइडियल इलास्टिक भी। तो देखते पहले यूलर्स क्रिपलिंग लोड, यूलर्स है क्या चीज़, और ये फॉर्मूला, और ये क्या है इसका एजम्पशन। यूलर्स थ्योरी स्टेट्स दैट द स्ट्रेस इन कॉलम ड्यू टू डायरेक्ट लोड इज स्मॉल कंपेयर टू स्ट्रेस ड्यू टू बकलिंग फ्लोर। मीन्स कि ये कहना चाहता है ये जो यूलर्स थ्योरी जो एप्लीकेबल होता है सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए होता है, जो कि फेल होता है बकलिंग में। शॉर्ट कॉलम जो फेल होता है वो क्रशिंग में होता है फेल। तो इसमें क्या होता है, जब लॉन्ग कॉलम के लिए बनाया जाता है ये चीज़ डिराइव किया, तो इसमें क्या किया गया, ये डायरेक्ट लोड को ये काफ़ी स्मॉल आता है वैल्यू, तो इसके लिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। उसके बाद क्या है, बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट ऑफ फॉर्मूला डिराइव टू कंप्यूट अ क्रिटिकल बकलिंग लोड ऑफ कॉलम, सो द इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द बेंडिंग स्ट्रेस एंड नेग्लेक्ट डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू डायरेक्ट लोड ऑन द कॉलम। यूलर्स फॉर्मूला जो होता है एप्लीकेबल व्हेन क्रशिंग स्ट्रेस, जब आपका क्रशिंग स्ट्रेस जो होगा ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसका हो जाएगा, बकलिंग स्ट्रेस। फॉर माइल्ड स्टील कॉलम मिनिमम सिलेंडर रेशियो इज 80, ठीक है। जब आपका क्रशिंग स्ट्रेस का जो वैल्यू जो बकलिंग स्ट्रेस से ज़्यादा होगा तभी ये फॉर्मूला जो होगा एप्लीकेबल होगा। ठीक है। तो और सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, लैम्डा से डिनोट करते हैं इसे, ये होता है इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन जो होता है के मिनिमम, या डिनोट करते हैं उसे। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू जो हो जाएगा अगर आपका लेस देन है 32, तो ये हो गया शॉर्ट कॉलम का, ठीक है। अगर लैम्डा जो है 32 से 120 के बीच में है तो ये हो गया मीडियम, और लैम्डा अगर ग्रेटर देन है 120 से तो ये हो जाएगा लॉन्ग कॉलम, ठीक है। ये वैल्यू है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर सिलेंडर मिनिमम सिलेंडर रेशियो जो होना चाहिए 80 होना चाहिए, अगर इससे नीचे अगर कम होगा, अगर इससे कम होगा सिलेंडर रेशियो 80 से, तो ये फार्मूला क्या करेगा, बहुत ज़्यादा वर्कलिंग स्ट्रेस का जो क्रिपलिंग लोड होगा वैल्यू बहुत ज़्यादा देगा। इसलिए हम क्या करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि उसमें क्या होता है डायरेक्ट स्ट्रेस जो होता है नेगलेक्ट किया रहता है जो। तो इसके पहले अगर अगर ये वैल्यू ज़्यादा देगा, क्रिपलिंग लोड जो होगा मीन्स कि जो बकलिंग का वैल्यू होगा ज़्यादा देगा, इट मीन्स कि कॉलम कहीं ना कहीं पहले ही क्या हो जाएगा, एल्डिंग में या क्रशिंग में पहले ही फेल हो चुका होगा। इसलिए फार्मूला शॉर्ट कॉलम या कुछ रेंज तक का जो इसके मीडियम कॉलम का तक का जो कुछ रेंज होता है वहाँ तक वैलिड नहीं होता है, ये सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड होता है। बाकी के लिए क्या है, रैंकाइन मेथड का फॉर्मूला है, दोनों के यूज करके बनाता है। एजम्पशन में क्या है, द कॉलम इज परफेक्टली स्ट्रेट होना चाहिए, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स लेंथ, लोड इज एक्सियल एंड passes through the centroid of the section, the stresses in the column are within the elastic limit होना चाहिए, material of the column are homogeneous and isotropic, self weight of the column itself is neglected, the failure of the column occurs due to buckling only, the length of the column, ठीक है। यहाँ पे जंक्शन जो failure of the column occurs due to buckling only, the length of the column is large compared to its cross sectional dimension, end of the column are frictionless, shortening of the column are due to axial compression in negligible, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो होगा, एक तो एजम्पशन आर नॉट करेक्ट, पिन जॉइंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन, नहीं तो यहाँ पे क्या है कि फ्रिक्शन लेस माना जाता है इसमें एजम्पशन, ठीक है। तो ये क्या एजम्पशन आर नॉट करेक्ट, इसमें सारा सारा एजम्पशन ऐसा नहीं कि सबका सब गलत ही है,
तो इफ इसमें एक ही आंसर हो सकता है कि इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस जो नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए जो कुछ क्रशिंग वैल्यू का जो एरर होगा उसमें कुछ वैल्यू जो 5 से 10% का एरर होगा। सेम क्वेश्चन आया है एक बार ये तो जिसमें कि सी ऑप्शन जो है कुछ इस तरह से मॉडिफाई था। द एजम्पशन मेड इन यूजिंग द फॉर्मूला आर नॉट मेड इन प्रैक्टिस। तो अगर वो ऑप्शन रहता तो वो मे बी कि आंसर सही हो सकता था, क्योंकि जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली मैच नहीं कर रहा कहीं उस वैल्यू से। तो उस केस में भले ये जो आ रहा 5 से 10% एरर का वो आंसर हो सकता था, बट यहाँ पे ये भी पूरा का पूरा एजम्पशन ही लिख दिया है, तो ये हम मान सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस इज निगलेक्टेड। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है द शियर फोर्स कैरिड बाय द इंटरमीडिएट कॉलम कंपेयर टू इंड कॉलम इन ए मल्टीपे पोर्टल फ्रेम। ठीक है, शियर फोर्स के बारे में पूछ रहा है कि इंटरमीडिएट कॉलम पे जो होगा शियर फोर्स वो कितना होता है एज कम्पेयर टू इंड कॉलम। ठीक है, तो पोर्टल मेथड का ये एजम्पशन है। पोर्टल मेथड इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट फॉर ईच स्टोरेज ऑफ द फ्रेम द इंटीरियर कॉलम विल टेक ट्वाइस एज मच शियर फोर्स एज द एक्सटीरियर कॉलम। ठीक है, मीन्स कि इसमें जो शियर फोर्स जितना आएगा एक्सटीरियर कॉलम में F1 तो यहाँ पे आ जाएगा 2F1 हो जाएगा। ठीक है, एज्यूम्स इंटीरियर कॉलम टेक ट्वाइस, ठीक है, टेक ट्वाइस द शियर फोर्स ऑफ द एक्सटीरियर कॉलम एंड यूज हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम टू सॉल्व F1। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका इसका जो आंसर हो जाएगा डबल हो जाएगा। ट्वाइस मीन्स का डबल, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर, द फ्लेक्सिबिलिटी मेथड इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इस टॉपिक से आता है फ्लेक्सिबिलिटी मेथड और ये स्टिफनेस मेथड से। इसका या तो पूछता कि किस मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, या इसको क्या बोलते हैं। इसका जो जो मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस है क्या, फोर्स मेथड। ठीक है, ये है फोर्स मेथड को ही बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, या इसमें क्या होता है कॉम्पेटिबिलिटी मेथड या कॉम्पेटिबिलिटी इक्विलिब्रियम जो होता है इसमें कॉम्पेटिबिलिटी इक्विलिब्रियम से सॉल्व करते हैं इसे, या फ्लेक्सिबिलिटी मेथड या फिर फोर्स मेथड इधर। और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है, या डिस्प्लेसमेंट कोई बोलते हैं स्टिफनेस मेथड होता है, इसमें जो इक्विलिब्रियम मेथड से सॉल्व करते हैं और इसे करते हैं कॉम्पेटिबिलिटी मेथड से करते हैं। ठीक है, और ये एप्लीकेबल तभी होगा जब डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी जो होगा लेस देन होगा काइनेटिक इनडिटर्मिनेसी से, और ये एप्लीकेबल तब होगा डिस्प्लेसमेंट मेथड जब ये एप्लीकेबल होगा जब आपका ये काइनेटिक इनडिटर्मिनेसी जो होगा लेस देन होगा DSI से। ठीक है, इट मीन्स कि इसमें जो इनडिटर्मिनेसी होगा वो हो जाएगा स्टैटिक, और इसमें जो इनडिटर्मिनेसी लेते हैं हम लोग वो लेते हैं काइनेटिक। ठीक है, इसे सोल्व करने के लिए क्या फोर्स या फ्लेक्सिबिलिटी मेथड को हम लोग किस किस मेथड से करते हैं, वर्चुअल वर्क या यूनिट लोड मेथड से करते हैं। मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन फ्री मोमेंट थ्योरम कॉलम एनालॉग मेथड से, और कास्टिग्लियानो थ्योरम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम इसमें करते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड काइनेज मेथड और मोमेंट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मेथड से करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग रिडंडेंट फोर्सेस को अननोन लेते हैं एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, और इसमें क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट को कर अननोन लेते हैं एंड फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या है कि स्लोप और डिफ्लेक्शन जो दोनों आएगा, थीटा और डेल्टा जो आएगा दोनों लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस केस में तो ये हो जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी मेथड को क्या बोलते हैं फोर्स मेथड बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं स्टिफनेस बोलते हैं। ठीक है, स्टिफनेस मेथड हो गया। एनर्जी मेथड से हम लोग सोल्व करते हैं इक्विलिब्रियम मेथड भी बोलते हैं इसी को, डिस्प्लेसमेंट मेथड को ही बोलते हैं जो करते हैं इक्विलिब्रियम मेथड से हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो है। क्वेश्चन नंबर 16, अनइक्वल सेटलमेंट इन द सपोर्ट्स ऑफ ए स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर डेवलप। ठीक है, अनइक्वल सेटलमेंट अगर होगा इन द सपोर्ट ऑफ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर मीन्स के स्टैटिकली अगर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर मान लेते हैं कि फिक्स्ड बीम है ये। ठीक है, और अगर इसका सेटलमेंट अनइक्वल मीन्स कि दोनों जो हो वो सेटलमेंट हो रहा है, मीन्स कि यहाँ से अगर इसका सेटलमेंट देखें तो ये जो कुछ सेटलमेंट जो हो रहा है इसका, ठीक है, ये जो सेटलमेंट होगा इसका, सपोज कि ये यहाँ से सेटल हुआ है डेल्टा 2 हुआ है, और ये हुआ सेटल हुआ है डेल्टा 1 हुआ। मान लेते हैं कि डेल्टा 2 इज ग्रेटर देन है डेल्टा 1, तो इसमें जो मोमेंट डेवलप होगा और इसमें जो हो जाएगा, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट जो हो जाएगा डिफ्लेक्शन इसका जो डेल्टा डैश जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों पे जो डेवलप हो जाएगा वो हो जाएगा
6 EI, ठीक है, जो मोमेंट जो फिक्स्ड इन मोमेंट जो दोनों पे आ जाएगा 6 EI डेल्टा डैश डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा डैश, और डेल्टा डैश की जगह हो जाएगा डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1। तो यहाँ पे जो दोनों पे अगर करेंगे रिएक्शन निकालेंगे मोमेंट लेकर के अबाउट भी, तो रिएक्शन जो डेवलप होगा यहाँ पे वो हो जाएगा 6 EI, 6 EI प्लस का 6 EI हो जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड हो जाएगा ये चीज़, कितना हो जाएगा 12 EI, ठीक है, 12 EI डेल्टा डैश डिवाइडेड बाई हो जाएगा LQ, ठीक है। तो इसका इसमें क्या हो जाएगा रिएक्शन एट द सपोर्ट पे ये होगा, तो ऑप्शन 20 का हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोमेंट भी आएगा और ये रिएक्शन आएगा एट सपोर्ट पे, रिएक्शन जो हो जाएगा सपोर्ट पे 12 EI डेल्टा डैश हो जाएगा और डिवाइडेड बाई LQ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ ए 3 hinge parabolic arch carries uniformly distributed load throughout every section of the arch resist only, ठीक है। तो 3 hinge आर्च में क्या होता है, 3 hinge आर्च में, ठीक है, 3 hinge आर्च में जो होता है ये देख लीजिए, अगर क्रॉस सेक्शन लेते हैं यहाँ से इसका हम, तो क्या होता है सिर्फ ये नॉर्मल थ्रस्ट है यहाँ पे है, जो अगर क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो कोई अगर यहाँ पे लग रहा है तो रेडियल शियर एक हो जाएगा, और ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है, और इस डायरेक्शन आपका नॉर्मल थ्रस्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो अगर रिएक्शन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो इसका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा WL स्क्वायर अपॉन AH हो जाएगा। तो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इन 3 hinge आर्च विल बी जीरो, ठीक है। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जब इक्वेशन हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, एक आप पेपर 1/19 या 3/19 का कोई पेपर है, उसमें एक क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, आपने पहले एक वीडियो पे जब वहाँ जाकर डिटेल एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, सारा डिराइव करके किया हुआ है कि जनरलाइज इक्वेशन बना करके उसमें कोई वैल्यू अगर रखिएगा एक्स का, तो वहाँ पे जो देखिएगा कि ये जो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आएगा वो थ्रू आउट द सेक्शन ये जीरो आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिर्फ आएगा नॉर्मल थ्रस्ट आएगा सेक्शन, अगर एक्स पे लेते हैं तो NX इक्वल टू ये वैल्यू आता है, और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आता है ईच सपोर्ट पे, वो हो जाता है WL स्क्वायर अपॉन AH हो जाता है, ठीक है। तो सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आएगा और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव में नहीं, बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा, शियर फोर्स नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों जो होता है जीरो होता है, तो ये दोनों जीरो होता है, सिर्फ ये हो जाएगा नॉर्मल थ्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एवरी सेक्शन ऑफ द आर्च रेजिस्ट ओनली नॉर्मल थ्रस्ट, और यहाँ पे जो दोनों इंड होगा यहाँ पे हो जाएगा नॉर्मल, ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन यहाँ पे आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द मूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल इज द स्ट्रेट एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है। जो मूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल होता है वो स्ट्रेट एप्लीकेशन किसका होता है, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम का होता है, ठीक है। मूलर ब्रेसलो क्या कहता है, इट इज यूज टू ड्रॉ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, मीन्स के ILD फॉर डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर एंड इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर दोनों के लिए होता है। ILD फॉर डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर इज लीनियर होता है, वाइल दैट फॉर द इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर विल बी कर्वी लीनियर, या कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड जो कर्व होगा उसका कर्वी लीनियर कर करके, ठीक है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट द इन्फ्लुएंस लाइन आर डिफ्लेक्शन कर्व, इट इज ए स्ट्रेट एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। It states that the ILD for any stress function, reaction, shear force, and bending moment is the deflected shape of a structure after removing a stress function from the structure and applying unit displacement, means की deflection or rotation in the direction of a stress function. ILD for shear force free the section and provide unit displacement, and while for the bending moment free the section and provide the unit rotation. Maxwell reciprocal theorem क्या कहता है, deflection at D due to unit load at C is the same as that of deflection at C if a unit load were applied at D in our notation क्या है, डेल्टा CD इक्वल्स टू डेल्टा DC, मीन्स की ये जो इस केस में अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, लोड हम लगा रहे हैं C पे, तो यहाँ पे जो D पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो, और अगर हम लोग इस केस में देखें, अगर लोड लगा रहे हैं D पे और डिफ्लेक्शन जो आ रहा है यहाँ पे C पे, दोनों केस में सेम होगा, ठीक है। मीन्स की पॉइंट C इसको मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं, और इसको पॉइंट C है, इसके ये है जो D, मीन्स के पहले केस में अगर हम लोड लगा रहे हैं C पे, तो डिफ्लेक्शन जो हो जाएगा D पे यहाँ पे, इसके कारण जो डिफ्लेक्शन यहाँ पे C पे देखेंगे, और इस केस में क्या है कि अगर लोड हम लोग फिर D पे लगाते हैं और डिफ्लेक्शन देखते हैं C पे, दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाता है, ठीक है। इज द सेम एज द डिफ्लेक्शन एट C इफ यूनिट लोड वर अप्लाइड एट D, ठीक है। तो ये हो जाता है मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम का। 19 क्वेश्चन नंबर है, इफ a moment which tends to rotate a joint without translation, a moment which tends to rotate a joint without translation will be divided amongst the connecting member at that joint in the proportion to their
ठीक है, किसके प्रोपोर्शन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ द मेंबर, ठीक है। तो क्या हो जाता है यहाँ से, यहाँ पे देखिए रेशियो ऑफ आई बाई एल, ठीक है, रेशियो ऑफ आई बाई एल जो इक्वेशन में है 12.1 में और 12.2 भी इक्वेशन में दिया हुआ है इसमें, और इसमें रेशियो ऑफ आई बाई एल इज रेफर्ड टू एज द रिलेटिव स्टिफनेस एंड इज डिनोटेड बाई लेटर के, क्या, ठीक है। तो आई बाई एल जो हो जाएगा लेटर डिनोट हम लोग क्या करते हैं, इसे रेफर टू करते हैं रिलेटिव स्टिफनेस एंड इज डिनोटेड बाई लेटर के। उसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है, दिस मोमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू, मीन्स कि जो फिक्स्ड मोमेंट वगैरह आ रहा है इसका जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसे बिटवीन द टू मेंबर इन प्रोपोर्शन टू देयर रिलेटिव स्टिफनेस, द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स आर इवेलुएटेड फ्रॉम देयर रिलेटिव स्टिफनेस यूजिंग इक्वेशन जो है उसके थ्रू करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शन टू, तो स्टिफनेस नहीं रिलेटिव स्टिफनेस, हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इक्वल्स टू होता है स्टिफनेस ऑफ मेंबर डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है, स्टिफनेस ऑफ मेंबर, टोटल स्टिफनेस ऑफ जॉइंट पार्ट, ठीक है, टोटल स्टिफनेस ऑफ जॉइंट या रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ मेंबर डिवाइडेड बाय टोटल रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ जॉइंट होता है। बट इसका जो प्रोपोर्शन में होता है यहाँ पे जो करते हैं स्टेटमेंट में रिलेटिव स्टिफनेस, इसका एप्रोप्रिएट आंसर होता है, वर्ड होता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा रिलेटिव स्टिफनेस ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है द इन ए कॉलम एनालॉजी मेथड द विड्थ ऑफ द कॉलम इज इक्वल्स टू, ठीक, कॉलम एनालॉजी मेथड में जो विड्थ ऑफ कॉलम होता है वो होता है 1/EI होता है। जब हम क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालते हैं तो 1/EI इंटू एल हम लोग करके निकालते हैं, तो हो जाता है इक्वल टोटल हो जाता है L/EI। यहाँ पे जो EI तो 1/EI तो आंसर एक ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये क्या मान एक करके चल सकते हैं कि L/EI को ले लेते हैं पूरा और इंटू 1 कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका जो क्लोजेस्ट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा, सही आंसर बीपीएससी से 1 मान के दिया है। बट यहाँ पे 1/EI होना चाहिए था, पर इसे दिया है यूनिटी विड्थ को यूनिटी मान करके किया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 21 है द नंबर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन टू बी सोल्व इन द स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड इज इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पूछा नंबर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन टू बी सोल्व, ठीक है, इन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड इज इक्वल्स टू, देखिए द नंबर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन रिक्वायर्ड इन द, ये वर्ड है रिक्वायर्ड, यहाँ पे रिक्वायर्ड इन द स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड टू फाइंड द अननोन, टू फाइंड द अननोन मीन्स कि थीटा और जो डिफ्लेक्शन हो गया अननोन में, फाइंड द अननोन इज इक्वल्स टू काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कितना हमें रिक्वायर्ड है साइमल्टेनियस इक्वेशन, नंबर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन द स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड टू फाइंड द अननोन, हमें कितना रिक्वायर्ड होगा, जितना काइनेटिक इनडिटर्मिनेसी होगा उसी के इक्वल होगा, ठीक है। नंबर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन टू बी सोल्व इन द स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ जॉइंट्स इक्विलिब्रियम इन द स्ट्रक्चर, ठीक है। जितना नंबर ऑफ जॉइंट्स इक्विलिब्रियम बनेगा उतना हम लोग को साइमल्टेनियस इक्वेशन बना करके हम लोग को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है यूजिंग एप्रोप्रिएट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द जॉइंट्स along with the slope deflection equation for each member we obtain a set of simultaneous equation with displacement as unknown, ठीक है, and with the displacement evaluated the end moments can be computed using slope deflection method। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ जॉइंट्स इन द स्ट्रक्चर यूपीसी दिया है यहाँ पे जॉइंट्स, ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर इसका सही, क्योंकि अगर रिक्वायर्ड रहता तो हो जाता ये इक्वल्स टू काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी, अगर टू बी सोल्व यहाँ पे वर्ड है तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ जॉइंट्स इन द स्ट्रक्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन, ठीक है, लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इक्वल्स टू जो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाता है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी जो होता है ये हो जाता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, टाउ अपॉन 5 होता है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन हो जाता है। बल्क मॉडुलस हो जाता है के इक्वल टू हो जाएगा डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाता है, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम करके ये आ जाता है के। पॉइजन रेशियो जो हो जाता है म्यूस डिनोट करते हैं इसे, ये हो जाता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन, ठीक है, माइनस में लेटरल डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन और डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन, ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है द बेंडिंग मोमेंट ऑन ए सेक्शन इज मैक्सिमम वेयर द शियर फोर्स इज,
ठीक है, बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा हूँ ना मैक्सिमम वेयर द शियर फोर्स इज। ठीक है, इस केस में क्या है कि शियर फोर्स जहाँ पे अपना साइन चेंज करता है और बिकम्स जीरो होता है, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम होता है। ठीक है, बट अगर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से चलते हैं तो हम लोग जब इक्वेट करते हैं बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन को डी एम बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो करते हैं, इट मीन्स कि शियर फोर्स हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा कि जो बेंडिंग मोमेंट ऑन सेक्शन वेयर द शियर फोर्स इज मैक्सिमम या फिर मिनिमम होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर दिया यूपीएससी ए दिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीरो हो जाएगा। किसी किसी में जीरो नहीं दे करके यहाँ पे जीरो के बदले कुछ और दे देता ऑप्शन, तो उस केस में हो जाएगा चेंजिंग साइन हो जाएगा वहाँ पे ऑप्शन। और मैक्सिमम जो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, तो लगभग लगभग जो आंसर दिया जीरो ही दिया। और ये बेस्ड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के बेसिस पे। अगर स्लोप को देखें तो जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का जो स्लोप हो जाएगा जीरो हो जाएगा, वहाँ पे शियर फोर्स जो होता है, वहाँ जो शियर फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अगर यहाँ स्लोप जो हो जाएगा इसका जीरो, तो ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ the term dm by dx f has one more important significance for the bending moment diagram drawn based upon the relationship between x and the m. The maximum value of m is obtained when the dm by dx equals to 0. This is also the condition for minimum value. Therefore, bending moment has a maximum value where the shear force is 0 or changes sign. This is important locating the point of maximum bending moment. ठीक है, या फिर स्लोप के अकॉर्डिंग चलेंगे फंडामेंटल से, तो वहाँ पे हो जाएगा जहाँ पे इसका जो स्लोप हो जाएगा जीरो हो जाएगा, वहाँ शेयर फोर्स हो जाएगा जीरो, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ है। बट जो एक्चुअल में क्या होगा कि शेयर फोर्स जहाँ पे साइन चेंज करेगा और बिकम्स जीरो हो जाएगा, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना बेंडिंग मोमेंट का जो होगा वह मैक्सिमम या फिर मिनिमम होगा। ठीक है, तो जहाँ पे नहीं रहे वहाँ पे चेंजिंग साइन मार दीजिए, अगर है तो जीरो कर दीजिए उसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है, फॉर ए कॉलम हुज बोथ एंड्स आर हिंज्ड द क्रिपलिंग या क्रिटिकल लोड इज कैलकुलेटेड यूजिंग। ठीक है, बोथ एंड क्या है, इसका हिंज है। ठीक है, बोथ एंड क्या है, हिंज है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो एल इफेक्टिव हो जाएगा, एल इफेक्टिव इक्वल्स टू हो जाएगा एल हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा एल हो जाएगा ये चीज़। तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर या पी सी आर जो होता है पाई स्क्वायर या अपॉन एल स्क्वायर होता है। तो एल इफेक्टिव जब यहाँ पे एल इफेक्टिव का स्क्वायर होता है, तो एल इफेक्टिव को जब यहाँ पे एल रखा जाएगा तो हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये जो हो जाएगा किसकी केस में हो जाएगा, फोर एल स्क्वायर हो जाएगा किस केस में, अगर एक एंड जो है इसका फिक्स या दूसरा एंड क्या है, फ्री है, तो इस केस में जो एल इफेक्टिव होता है, एल इफेक्टिव जो होता है वो हो जाता है 2L होता है, पूरा का पूरा ये बेंडिंग में जो होता है पूरा पार्ट लेता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये कंसिडर करता है। इसमें क्या होता है, बेंडिंग में इतना ही पार्ट लेता है, पूरा का पूरा लेता है। और ये जो है फिर क्या है, एक है फिक्स वाला, फिक्स केस में क्या है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो होता है कुछ देर तक यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन बनाते हुए, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन होता है, वहाँ से लेकर के ये चीज़ जो वैल्यू आएगा एल इफेक्टिव का, यहाँ से ये हो जाएगा L/2, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर करके हो जाएगा उसमें, उस केस में। और अगर एक जो है फिक्स है और दूसरा क्या है, हिंज है, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाता है, L/√2 हो जाता है एल इफेक्टिव, तो इक्वल्स टू ये आ जाता है 0.7L के आस में एक आता है, ये हो जाएगा L/√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर या अपॉन का एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन उसको उस केस में जाता है। यहाँ पे जो ऑप्शन है पूछ रहा है दोनों हिंज है, उस केस में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या हो जाएगा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ बेस बी एंड हाइट h अबाउट द बेस इज। ठीक है, बेस के अबाउट में पूछ रहा है, यहाँ पे कंफ्यूजन है ना, सेंट्रोइडल के अबाउट नहीं पूछ रहा है, अबाउट द बेस पूछ रहा है। तो बेस के अबाउट में क्या हो जाएगा, BH/12 हो जाएगा, सेंट्रोइडल के अबाउट में जाता होता है BH/36 होता है। ठीक है, तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड एंड द पैरेलल टू इट्स बेस इज एक्सप्रेस्ड है। ठीक है, तो हो जाएगा सेंट्रॉइड के अबाउट में, और हो जाएगा एक्सिस पासिंग थ्रू द बेस के केस में BH/12। यहाँ पे जो पूछ रहा है अबाउट द बेस पूछ रहा है, तो BH/12 हो जाएगा। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसका जो आंसर है, ठीक है, जो इसका जो आंसर है जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है, QU मिनिमम ग्रॉस प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन एट विच द सॉइल जस्ट फेल इन सीयर। ठीक है, मिनिमम ग्रॉस प्रेशर जहाँ पे जो बेस ऑफ फाउंडेशन पे होता है जब सॉइल जो जस्ट फेल इन सीयर, और इसे ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर विच फाउंडेशन कैन विथ स्टैंड विदाउट ऑकरेंस ऑफ सीयर फॉल्योर। ठीक है, मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर उतना तक अटेंड करेगा
जब तक ये विदाउट ऑकरेंस ऑफ शेयर फेलियर, वहाँ तक ये फाउंडेशन जो है उतना वैल्यू वो बियर कर सकता है। ठीक है, तो क्यू यू जो हो जाएगा वैल्यू, यहाँ से अगर तेरा जागी इक्वेशन तो तेरा जागी इक्वेशन करके हो जाएगा। उसके बाद नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, इसके पहले आता है नेट बियरिंग कैपेसिटी भी आता है, जो कि नेट बियरिंग कैपेसिटी क्या क्या हो जाता है, क्यू नेट की इक्वल्स टू क्या हो जाता है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी माइनस का गामा डी एफ हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गामा डी एफ मीन्स क्या, यहाँ से यहाँ तक का जो है वैल्यू, ये फाउंडेशन का बेस हो गया, यहाँ तक का बेस हो गया, ग्राउंड लेवल यहाँ यहीं कहीं हो गया, ग्राउंड जीएल हो गया, ग्राउंड लेवल हो गया, फाउंडेशन लेवल का बेस हो गया यहाँ पे। तो ये जो हाइट हो जाएगा यहाँ से डी एफ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो यहाँ से वहाँ तक हो जाएगा, ये सरचार्ज के हम अगर माइनस कर देंगे तो हो जाएगा नेट बियरिंग कैपेसिटी हो जाएगा। और नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी पूछा है, नेट प्रेशर विच कैन बी अप्लाइड सेफली एट द बेस ऑफ फुटिंग विदाउट रिस्क ऑफ शियर फेल्योर। ठीक है, तो नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, क्यू एन एस जो हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्यू यू माइनस गामा डी एफ और डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी एफ एस हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा क्यू एन एस। सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, इट इज़ द ग्रॉस प्रेशर एट द बेस ऑफ फुटिंग विच कैन बी अप्लाइड सेफली विदाउट रिस्क ऑफ शियर फेल्योर। ठीक है, तो ग्रॉस प्रेशर क्या हो जाएगा, क्यू सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, क्यू एस इक्वल्स टू जो क्यू एन एस आएगा वैल्यू, और प्लस वापस इसमें क्या करेंगे, गामा डी एफ को ऐड कर देंगे, तो एक हो जाएगा ग्रॉस वैल्यू हो जाएगा पूरा का पूरा ये चीज़। लेवल बियरिंग कैपेसिटी क्या है, क्यू ए, इट इज़ द मैक्सिमम नेट intensity of loading that can be imposed the soil with no possibility of shear failure or the excessive settlement। ये सेटलमेंट और shear failure का दोनों के केस करके ये होता है लेवल बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, वहाँ जाकर मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।